Hi, my dear class 11th learners. Once again, welcome back on Biology One Shot. I really hope कि सारे बच्चों ने क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया होगा. चैप्टर 1 अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप लोग उसके प्रिपरेशन के साथ तैयार रहें रिवीजन वगैरह करके, बिकॉज मैं सूनर आई एम गोइंग टू लॉन्च अ प्रैक्टिस सेशन ऑन यूट्यूब लाइव फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन की डिटेल्स मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगी एंड आप सभी लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़कर एकदम परफेक्टली तैयार होके आए अगली क्लास में जब भी आपका मैं टेस्ट लूं तब. अभी आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर किंगडम मोनेरा के बाद में किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड किंगडम है. बहुत सारे इसके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं पर ये बिल्कुल भी टफ नहीं है. ये बहुत सिंपल किंगडम है, आपको इसके एग्जाम्पल्स याद करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी. एंड आई प्रॉमिस यू ऑल कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, ये क्लास के बाद में आप लोग किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे मेंबर्स, सारे के सारे डिटेल्स के बारे में इजीली बता सकेंगे. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन नाउ. किंगडम प्रोटिस्टा है ना, ये कौन सा किंगडम है बच्चों, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी बहुत. देखिए, जब भी हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, वो सबसे प्रिमिटिव मोस्ट होता है और किंगडम प्रोटिस्टा उसके जस्ट बाद में आता है आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डेंस में. ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसके बारे में कुछ एक बातें अगर अपन करें तो क्या क्या बातें हम करेंगे. हम एक काम करते हैं, लाइन से ही लिखते हैं कुछ स्टेटमेंट्स को. पहली बात तो ये है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसके मेंबर्स किस टाइप के हैं. ठीक है, तो आप कंपैरेटिवली पढ़ोगे ना तो याद ज्यादा अच्छे से रहेंगी चीजें. तो आपको याद होगा अगर किंगडम मोनेरा के मेंबर्स प्रोकैरियोटिक थे और सिंगल सेल्ड थे, उसके जस्ट बाद में आ रहा है किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स आर ऑल यूकैरियोटिक. सारे के सारे मेंबर्स यूकैरियोटिक हैं. यूकैरियोटिक मींस इनके पास में ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है डेफिनेटली. ठीक है, और साथ ही साथ में इनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है. ओके बच्चों, ये दोनों कैरेक्टर्स इनके पास में प्रेजेंट है. यूकैरियोटिक होने के साथ साथ में किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं यूनिसेल्यूलर. दैट मींस दे आर ऑल गोइंग टू बी सिंगल सेल्ड इन एग्जिस्टेंस. They may exist as colonies. बहुत सारे सिंगल सेल साथ में बैठ के कॉलोनी बना सकते हैं, पर एग्जिस्टेंस इनका कभी भी मल्टी सेलर नहीं होता. They always are going to be unicellular, single celled organisms. They are all right. So Kingdom Protista members, they are all eukaryotic. Kingdom Protista members are all going to be single celled or unicellular. Now next, Kingdom Protista कहाँ रहते हैं मेंबर्स. जैसे कि किंगडम मोनेरा की हम बात करें तो मोनेरा में हमने कहा था कि वो बहुत डाइवर्सिफाइड लोकेशंस पे रहते हैं और प्रिमिटिव मोस्ट ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी एग्जिस्ट करते थे जहां पर कि लाइफ सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट या चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता था. याद करिए, वैसे क्या किंगडम प्रोटिस्टा में इतने चैलेंजिंग लोकेशंस पे रहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स. हम बोलेंगे जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा आर एक्वेटिक इन नेचर. ये होते हैं मोस्टली एक्वेटिक. ठीक है, अधिकतर एक्वेटिक है, मतलब कि पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के. अच्छा, अब बात एक और करते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में क्या क्या आता है. कुछ बेसिक से एग्जांपल्स लेते हैं. इसमें अमीबा आता है, इसमें पैरामीशियम आता है, इसमें यूग्लिना आता है, इसमें डाइनोफ्लेजेलेट भी आता है, इसमें एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका भी आता है. इसमें तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं और सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट भी नजर आते हैं. इसका मतलब ये कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में स्पेसिफिक बोलूं कि इसमें ये कैरेक्टर्स होंगे सारे ऑर्गेनिजम्स में, ये बहुत डिफिकल्ट बात है. किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स की बाउंड्रीज सेट नहीं है. दैट मीन्स हम इसे एक नैरो रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर फिट नहीं कर पाते, बिकॉज ये काफी डाइवर्सिफाइड सा किंगडम है जिसके अंदर बहुत ही वेरिएबल ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, सो सिंस इट इज हाईली डाइवर्सिफाइड किंगडम,
इसका मतलब क्या हुआ? कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। सिंस इट इज अ हाईली डाइवर्सिफाइड किंगडम, इट डज नॉट हैव सेट बाउंड्रीज, इसके बाउंड्रीज सेट नहीं है, ये काफी एक्सपांड करते जाता है। किंगडम प्रोटिस्टा में वेरिएबल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक साथ में प्रेजेंट है, शामिल है, ठीक है। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि अपना खाना खुद कौन बनाता है? बाय द वे प्लांट्स, ठीक है। तो कुछ मेंबर्स किंगडम प्रोटिस्टा के ऐसे जो कि प्लांट्स के जैसे हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, मतलब सैप्रोफाइटिक है, फंगस की तरह। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं इसमें जो कि एनगल्फ करते हैं फूड को, किसकी तरह? एनिमल्स की तरह। तो बात ये हो गई कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। तो ये एक प्रकार से लिंक या कनेक्शन भी बनाता है किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया के साथ में, ठीक है। सो इट फॉर्म्स द लिंक विथ किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है बच्चों। अगर आपको आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम याद है ना थोड़ा सा भी, तो आप ये बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि किंगडम मोनेरा के बाद में तो हमने एक स्ट्रेट लाइन करके बनाया था प्रोटिस्टा को, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा के बाद में स्ट्रेट लाइन बना के फंजाई, और उसके बाद में प्लांटे, और उसके बाद में एनिमेलिया, ऐसे हम कभी भी नहीं लिखते हैं। We will never write like this. Instead, we will be writing कि protista, since it is a kind of connection, it is forming a link, ठीक है, between the fungi, between the plant, between the animalia. We will be writing it somewhat like this only. Fungi के साथ, fungi भी इसी से arise हुआ है ऐसा मानेंगे हम, प्लांटे भी प्रोटिस्टा से ही अराइज हुआ है ऐसा मानेंगे हम, एनिमेलिया भी प्रोटिस्टा से ही अराइज हुआ है ऐसा मानेंगे हम। तो हम क्या मान रहे हैं? बेसिकली हम ये मान रहे हैं कि मोनेरा से प्रोटिस्टा बना, पर प्रोटिस्टा से बना फंजाई, प्रोटिस्टा से बना प्लांटे, प्रोटिस्टा से बना एनिमेलिया। क्या ये बात समझ आई है? हाँ जी, क्या ये वाली बात सभी लोगों को समझ में आ गई है? तो हम अब एनसीईआरटी के थोड़े से टेक्स्ट या थ्योरी की तरफ प्रोसीड ऑन करते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, बेसिक बातें करते हैं, देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, ये बात तो हम जानते हैं, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, ये बात भी हम जानते हैं। What may be a photosynthetic protestant to one, biologist may be a plant to another। मतलब क्या हुआ, इसमें ऐसे मेंबर्स भी हैं ना जो कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो कुछ बायोलॉजिस्ट बोलेंगे कि हम इसे प्लांट मानते हैं, लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट बोलेंगे कि हम इसे प्रोटिस्टा मानते हैं। तो प्लांट कौन नहीं मान रहा होगा? वो साइंटिस्ट ऐसा बोल रहे होंगे कि ये प्लांट नहीं है जो जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलर होते हैं, और प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, भले ही वो फोटोसिंथेटिक हो तो भी हम उसको प्लांटे में शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये वाली बात है। इन दिस बुक वी इंक्लूड, अच्छा अब हम क्या क्या पढ़ेंगे किंगडम हमारे प्रोटिस्टा के अंदर, तो हम किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज बहुत क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। क्राइजोफाइट्स, टर्म्स को तोड़ के पढ़ो। डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, क्या बोलेंगे? यूग्लिनोइड्स, ठीक है, स्लाइम मोल्ड है ना, और लास्ट में हमारा आता है प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्टा के मेंबर्स। क्या क्या मेंबर्स हैं? क्राइजोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड्स, slime molds and protozoan protist।
ये सब 2-2 3-3 बार बोल लो ताकि तुम्हारे को इसका सीक्वेंस याद रहे कि हम किस सीक्वेंस में इसको पढ़ने वाले हैं, इसमें कौन कौन से हम कैटेगरीज को पढ़ते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, नाउ मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, ये बात भी हमने नोट्स में लिख ली है, शॉर्ट नोट्स में। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ओके, बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी नाउ contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles, ये भी हमने लिख लिया। अब आती है बात, किसी के पास फ्लेजिला होगा, किसी के पास फ्लेजिला नहीं होगा, कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, वो बातें अलग है। ठीक है, वो तो हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जब पढ़ते हैं तब हमारे माइंड में ज्यादा क्लियरली आ जाती हैं। तो बेसिक सी बात थी, ठीक है, जो हमने अभी की। अगर आप लोगों ने ये नोट्स बनाए हैं, नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट्स लिख लिया करो। ठीक है, और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं अभी तक, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, उस पे मैं सभी चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ आप लोगों को, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डेंस में बनाए हुए हैं। ओके, तो इस वाले के अंदर हम एक पॉइंट क्या और लिख रहे हैं, मेंबर्स लिखेंगे, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा can reproduce both asexually, मतलब कि बिना गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस को इन्वॉल्व किए, जैसे कि फिजन हो गया, और सेक्सुअली मतलब कि गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हुए, गैमीट फ्यूजन को भी इन्वॉल्व करते हुए, जाइगोट फॉर्मेशन को भी इन्वॉल्व करते हुए। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स and formation of zygote। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या था, some members may have flagella, some have cilia एटसेट्रा। मतलब कितना वेरिएबल टाइप का किंगडम है, अलग ही अलग टाइप के सारे ऑर्गेनिजम्स है, कुछ सिमिलर नहीं नजर आ रहा, कुछ मैच करता हुआ सा नहीं नजर आ रहा। क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लेजेलेट्स के जब हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे तब भी हमें जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा उनके बॉडी टाइप्स में, बॉडी स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, पर फिर भी दे आर समवेयर रिलेटेड डेफिनेटली, इसीलिए हमने उनको एक ही साथ में इस किंगडम में रखा। अब हम फर्स्ट नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं क्राइजोफाइट्स के बारे में। बच्चों टर्मिनोलॉजीज को तोड़ना मुझे बहुत पसंद है। क्राइजो वर्ड का मतलब होता है गोल्डन, फाइटा मतलब फाइट मतलब होता है प्लांट्स, तो ये है गोल्डन यानी कि सुनहरे प्लांट्स। ठीक है, क्राइजोफाइट्स में शामिल होने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो गोल्डन गोल्डन सुनहरे सुनहरे कलर के होते हैं। ठीक है, अच्छा गोल्डन प्लांट्स इसको हम बोलते हैं क्राइजोफाइट्स को, लेकिन ये प्लांट्स नहीं है, आप सब जानते हैं। तो फिर प्लांट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्राइजोफाइटा के अंदर जो भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट प्रेजेंट है वो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं मेजरली। ठीक है, इसीलिए हम इनको प्लांट्स के साथ में रिलेट करके बता रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं, एक आता है इसमें डाई एटम्स, ठीक है, एंड एक आता है डेस्मिड्स, डेस्मिड्स ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गे। ठीक है, इसमें आते हैं डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। क्राइजोफाइटा के एग्जांपल्स होते हैं डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। डाई एटम्स कुछ इस तरीके के नजर आते हैं। जब भी हम डाई एटम्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा नजर आता है, समवॉट लाइक दिस। सीप में मोती नहीं होता जैसे कि आपका वो ऑर्गेनिज्म जो कि मोलस्का में बाइवॉल्वियन है, वैसे शेप इसका भी होता है, बीच में एक फरो दिखता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स का शेप कुछ कुछ सोप बॉक्स की तरह होता है, साबुन का जो बॉक्स होता है वैसे टाइप का शेप होता है डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स का। ठीक है, तो ये डाई एटम्स है और ये डेस्मिड्स हैं। डेस्मिड्स में आप देखेंगे सारे के सारे ग्रीनिश येलो, येलोइश ग्रीन, मतलब या तो ग्रीन कलर पिगमेंट ज्यादा है या
येलोइश कलर पिगमेंट ज्यादा है, तो गोल्डन गोल्डन टाइप का अपीयरेंस इन सबका आ रहा है। और ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेस्मिड्स और गोल्डन एल्गे। मतलब कि डेस्मिड एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है, हाँ, डेस्मिड या गोल्डन एल्गे में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये है डेस्मिड्स या गोल्डन एल्गे। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि कैसा शेप होता है ना, तो मैंने यहाँ पर आपको एक इमेजिन करवाने के लिए एक शेप दिया है। बच्चों ये देखेंगे तो सोप बॉक्स है, ऐसे खोल के साबुन रख देते हैं फिर बंद कर देते हैं, राइट, ऐसे टक इन हो जाता है उसमें जाके, वो वैसे ही टाइप का शेप होता है इनका, डायटम्स का और डेस्मिड्स का, वेरी सिमिलर शेप। ठीक है, जहां पर एक कटोरी दूसरे कटोरी के अंदर फिक्स होती है, जैसे कि आपने टिफिन बॉक्स स्टील वाला देखा होगा, तो स्टील का टिफिन बॉक्स का बॉक्स ऐसा होता है और ढक्कन उसमें फिट होता है। ठीक है, मतलब कि ढक्कन का जो एज है उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम एज होता है टिफिन बॉक्स का, राइट, ताकि वो फिटिंग प्रॉपर हो सके। वैसे ही यहाँ पर ये एक ऊपर वाला जो है उसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, नीचे वाले का डायमीटर कम है, ताकि ये प्रॉपरली फिक्स हो सके, ये फिक्स होके एक बॉक्स बना सके। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है इसमें अपर लेयर जो होती है, ठीक है, ये एनसीईआरटी के बाहर का पोर्शन है थोड़ा सा, लेकिन एक्स्ट्रा डिटेलिंग थोड़ी सी इमेजिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो अपर लेयर है ना बच्चों से बोलते हैं एपिथीका, लोअर लेयर को बोलते हैं हाइपोथीका। ठीक है, और इसको पूरे को मिलाकर जो बोलते हैं हम बोलते हैं फ्रिस्ट्यूल। ठीक है, और जो लाइन हमें दिख रही है सेंटर में पास होती है इसको हम बोलते हैं राफे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका डेस्मिड एंड डायटम्स का स्ट्रक्चर के बारे में कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज अ सोप बॉक्स लाइक वेयर वन वी कैन से पोर्शन फिट्स इनटू अदर जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स। हाइपोथीका के अंदर एपिथीका फिट होता है, एपिथीका इज द अपर लेयर, हाइपोथीका इज द लोअर लेयर ऑफ दिस डायटम्स एंड डायनोफ्लेजेलेट्स। ओके, अच्छा, डायटम्स एंड डायनोफ्लेजेलेट्स के बारे में एक बात और समझते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, डायटम्स हो गए या डायनोफ्लेजेलेट्स हो गए, ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में जितने भी क्राइजोफाइट्स है ना, इनकी आउटर मोस्ट जो सेल वॉल होती है ना, ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है इनके सिलिका, और सिलिका के प्रेजेंस के कारण इनकी सेल वॉल्स इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब कि उसको आप तोड़ नहीं सकते, भले ही ऑर्गेनिजम्स मर जाएं तो भी इसके सेल वॉल को आप तोड़ नहीं सकते, वो एक इनडिस्ट्रक्टिबल मटेरियल है। आप सिलिका को फर्दर और तोड़ सकते हो क्या? नहीं ना, we are not able to further break down the silica or sand, so therefore we can say diatoms and dinoflagellates even after their death their body's residue portion of silica will be remaining on this earth। ठीक है, तो ये डायटम्स जितने भी प्रेजेंट है ये सब के सिलिका पोर्शन जो है ये एक्वेटिक सोर्सेज में जमा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, एक पहाड़ का रूप ले लेगा ये। उसे हम लोग अगर हम लोग उस पोर्शन की बात करें कि उसे हम क्या बोलते हैं, जो डायटोमेशियस डायटम्स के रिमेनिंग सेल वॉल के रेसिड्यूज बच जाते हैं सिलिका के, तो उसे हम लोग बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। क्या बोलते हैं? डायटोमेशियस अर्थ। ओके बच्चों, समझ आया? ये देखो यहां दिख रहा है, ये कोई समुद्र सूख गया तो हमें मालूम पड़ा कि उसके अंदर डायटोमेशियस अर्थ के देखो कितने लेयर्स जमा हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि एक इनडिस्ट्रक्टिबल सब्सटेंस है सिलिका और वो सेल वॉल में पाया जाता है डायटम्स के, देयरफॉर इट विल बी लाइक फॉर्मिंग लेयर्स ओवर लेयर्स ओवर लेयर्स ओवर लेयर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो दिस इज डन, ये समझ आया सभी को? अच्छा, डायटम्स और डेस्मिड्स जो है हमारे क्राइजोफाइटा, बेसिकली ये कहां पर पाए जाते हैं अगर हम पूछें तो ये होते हैं मैराइन वाटर में भी और ये होते हैं फ्रेश वाटर में भी, दोनों जगह पे होते हैं। और डायटम्स जो है ना, आपको पता होगा कि इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, और सनलाइट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करके वो खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। डायटम्स एंड डेस्मिड्स के पास में भी वो पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो कि सनलाइट को कैप्चर करना जानते हैं और फूड सिंथेसिस जानते हैं। मतलब कि समुद्र में ये डायटम्स एंड डायनोफ्लेजेलेट्स अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में खुद बना सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अगर ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, दैट मीन्स हम इन्हें प्रोड्यूसर कैटेगरी में बोल सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर्स हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या होता है? प्रोड्यूसर्स। ठीक है,
प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर कैटेगरी में आ गई है। तो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ये, ठीक है। इस अर्थ के ऊपर मैक्सिमम फूड ऑर्गेनिक फॉर्म में सिंथेसाइज कौन करता है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स करते हैं या फिर ये क्राइजोफाइट्स करते हैं? अगर हमसे किसी ने ऐसा पूछा तो हमें बोलना है क्राइजोफाइट्स करते हैं, बिकॉज क्राइजोफाइट्स का नंबर कितना ज्यादा है, ठीक है। और ये क्राइजोफाइट्स सी में प्रेजेंट है, और हम भी जानते हैं कि अर्थ में मैक्सिमम पोर्शन जो है वो वाटर सरफेसेस है ना, लैंड पोर्शन तो कम है कंपैरेटिवली, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज चीफ प्रोड्यूसर्स। ये कहलाते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और ओशन की सरफेस पे पैसिवली धीरे धीरे बहते जाते हैं ये। इनके पास में कोई लोकोमोटरी अपेंडेज थोड़ा ना है फिशेस की तरह, फिन्स हो गया या ऐसे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो क्या करते होंगे ये पानी के सरफेस के ऊपर धीरे धीरे वाटर करंट के साथ में बहते जाते हैं। ये ऊपर ऊपर रहना ही पसंद करते हैं क्योंकि सनलाइट इन्हें मिलती है और ये फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं। आफ्टर देयर डेथ ये जमीन पे दब जाती है इनकी बॉडी, क्योंकि उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, और तब वो क्योंकि लिविंग नहीं है वो फ्लो नहीं करते, वो जाके जमा हो जाते हैं नीचे, ठीक है। तो जब भी कोई ऑर्गेनिजम्स समुद्र की सबसे ऊपर की लेयर में पैसिवली फ्लो करते हैं तो हम उसको बोलते हैं नेक्टॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं? सॉरी, प्लैंकटॉन। बहुत ज्यादा वो वाला टर्म आ गया मेरे पास, नेक्टॉन, न्यूस्टॉन। नेक्टॉन नहीं बोलते हम इसे, हम बोलते हैं प्लैंकटॉन, ठीक है। तो प्लैंकटॉन्स है ये सब के सब ऑर्गेनिजम्स क्या है? दे आर ऑल प्लैंकटॉन्स। जू प्लैंकटॉन एनिमल रिस्पेक्टिव बोलते तो जू प्लैंकटॉन बोलना चाहिए, और फाइटोप्लैंक्टन प्लांट रिस्पेक्टिव। तो क्राइजोफाइट्स कौन से वाले प्लैंक्टॉन्स है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स है ये, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा रीडिंग लगाएंगे क्राइजोफाइट्स के बारे में, बहुत इजी सा है, देखो। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी एंड डेस्मिड्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर. They are microscopic and floats passively in the water currents, and therefore they are called as planktons. Most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell walls forms two thin overlapping shells which fits together as in the soap box. One is named as epitheca, one is named as hypotheca. The walls are embedded with silica, and thus the walls are indestructible. Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years. कब से हो रहा है? Billions of years से हो रहा है, तो इसलिए हमने इतना बड़ा पहाड़ देखा. It is now known as diatomaceous earth. ठीक है. अच्छा, अब आप लोगों ने कभी भी जिंदगी में मुल्तानी मिट्टी लगाई है? लगाई होगी. आपने कभी बेंटोनाइट क्ले का नाम सुना है? नहीं सुना तो सुन लेना, उसको देखना कभी. तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स ग्रिटी नेचर के होते हैं, अगर आपने उनको टच करके देखा होगा तो दरदरापन रहता है उनमें थोड़ा सा, है ना. पानी में घोल लेते तो क्ले टाइप बन जाते हैं, अपन फेस पे लगाते हैं तो एकदम जमा हो जाता है, फिर वापस से वॉश कर लो तो फिर नॉर्मल हो जाता है. वैसे ही डायटोमेशियस अर्थ में भी सिलिका प्रेजेंट है, सैंड टाइप का, तो ये भी ग्रिटी नेचर के हैं, दरदरे. ठीक है, तो कोई दरदरा सा पाउडर है, उसको मैंने फनल में डाल दिया, समझ में आया. दरदरा है अगर कोई चीज तो क्या उसमें गैप्स होंगे? डेफिनेटली. तो कोई दरदरी चीज है, मैंने फनल में डाल दिया उसको, और मैं चाहती हूँ कि कोई जूस को मैं उस पर डालूं, तो क्या मेरा जूस फिल्टर होके नीचे आएगा? ऑब्वियसली. ठीक है, जब मैं कोशिश करूंगी कि ये जो ग्रिटी पार्टिकल्स है ये नहीं नीचे आ जाए साथ में उसके, ठीक है, तो हम ऐसे कुछ लेयर लगा देंगे जिससे कि ये नीचे नहीं आ जाए. लेकिन क्लैरिफिकेशन ऑफ जूसेस के लिए, क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑयल्स के लिए हम इस ग्रिटीनेस के मदद लेते हैं. ओके, तो पॉलिश करना हो, कहीं पर चिकना चिकना कर देना हो, तो भी हम इसकी मदद ले सकते हैं. ओके, तो इसीलिए ये ग्रिटी होने के कारण से दिस विल बी यूटिलाइज्ड इन सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है, सो इट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग द सरफेसेस, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स एंड फ्रूट जूसेस एटसेट्रा. ठीक है, डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन. बताया मैंने प्रोड्यूसर क्यों है, बताया प्रोड्यूसर क्योंकि वो खाना खुद बनाना जानते हैं और वो बहुत सारे हैं नंबर में, इसलिए ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स. क्योंकि ओशियन में और भी प्रोड्यूसर्स होंगे. ऐसा नहीं सोचना है कि केवल यही अकेले फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं, ऐसा नहीं भैया. क्राइजोफाइट के बाद में आएंगे डायनोफ्लेजेलेट्स, वो भी फोटोसिंथेटिक हैं.
ठीक है। इसके अलावा कई सारे मेराइन अलगे होती हैं, वो भी फोटोसिंथेटिक होती है। तो ओशियन में मेनली प्रोड्यूसर कौन है, तो बोलेंगे डाई एटम्स है। और क्योंकि ओशियन में मेनली ये है तो पूरे बायोस्फीयर में भी मेनली यही है। ठीक है, अब आ जाओ डायनोफ्लेजेलेट्स पे। तो टर्मिनोलॉजी पे आते हैं, पहले तो टर्म समझते हैं। तो डायनोफ्लेजेलेट्स, टू फ्लेजेला, डाई मतलब क्या होता है, दो, और फ्लेजेला, दो फ्लेजेला वाले ऑर्गेनिजम्स। डायनोफ्लेजेलेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास में दो फ्लेजेला की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, ये और एक ऑर्गेनिज्म का मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूं। ये ऑर्गेनिज्म का नाम है गोनियोलॉक्स। क्या नाम है, गोनियोलॉक्स। गोनियोलॉक्स ऑर्गेनिज्म सी में प्रेजेंट होता है, डायनोफ्लेजेलेट का एक प्रकार है। इसके पास में एक फ्लेजेला ये नजर आ रहा है आप लोगों को, और दूसरा फ्लेजेला इसके पास में ऐसे करके प्रेजेंट है। लेकिन क्योंकि हम 3 डायमेंशनल व्यू देख रहे हैं तो हमें वो पीछे की तरफ लपेटा हुआ नजर नहीं आ रहा। आपने कभी भी टॉप से खेला है, टॉप उसको बोलते हैं, लट्टू बोलते हैं हिंदी में हम लोग, इंग्लिश में टॉप ही बोलते हैं शायद। तो वो ऐसे लट्टू होता है, जमीन पर डालो तो वो स्पिन करता है अपनी ही एक्सिस पे, वैसे टाइप का शेप होता है इसका। ठीक है, तो डायनोफ्लेजेलेट्स हैव द शेप लाइक अ टॉप एंड लट्टू की तरफ इनका शेप होता है। एंड दे हैव 2 फ्लेजेलास, one flagella is a longitudinal flagella, another flagella is a transverse flagella. Longitudinal flagella, transverse flagella. Transverse is completely enclosing their body. दो फ्लेजेला वाले। ठीक है, तो इनका मूवमेंट भी ऐसे 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 स्पिन करके होता है। ठीक है, अच्छा, इनके सेल सरफेस की जब बात करें तो क्या भी देख पा रहे हैं कि एक सिंगल सेल ही है। इस सिंगल सेल की सेल वॉल में सेल्यूलोज की बनी हुई प्लेट्स नजर आ रही है, प्लांट्स की तरह। तो प्लांट्स के पास में भी सेल्यूलोज होता है, और इन डायनोफ्लेजेलेट्स के पास में भी सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। इसके पहले क्राइजोफाइटा के पास में क्या था, सिलिका। डायनोफ्लेजेलेट के पास में क्या है, सेल वॉल विल बी पोसेसिंग सेल्यूलोज स्पाइक्स, वी कैन से प्लेट्स। ठीक है, हार्ड होती है ये, हार्ड सेल्यूलोज प्लेट्स। ठीक है, तो डायनोफ्लेजेलेट्स के बारे में क्या क्या बातें हमें समझ में आई। डायनोफ्लेजेलेट्स के पास में 2 फ्लेजेला होते हैं, 1 फ्लेजेला इज लॉन्गिट्यूडनल, 1 फ्लेजेला इज गोइंग टू बी ट्रांसवर्स। They have cell wall, and in their cell wall they will be showing the presence of cellulose. ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे क्राइजोफाइट्स मराइन भी थे और फ्रेश वाटर भी थे, डायनोफ्लेजेलेट्स मेजरली होते हैं मैराइन, मतलब ये समुद्री पानी में ही ज्यादातर पाए जाते हैं। अच्छा, आपने अभी नेक्टॉन्स वर्ड मेरे से सुना, प्लैंकटॉन्स, सॉरी नेक्टॉन्स तो एक्टिव स्विमर्स होते हैं, प्लैंकटॉन्स वर्ड्स आपने मेरे से सुना। तो प्लैंकटॉन सी सरफेस के ऊपर ऊपर पैसिवली फ्लोट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो प्लैंकटॉन्स जो है, ये देखो, आपने कभी मालदीव्स वगैरह के वो वॉलपेपर्स देखे हैं, या आपने रील्स में देखा होगा, तो ऐसे ब्लू ब्लू पानी आ रहा होता है, समुद्र तक आते आते शाइन करता है कॉर्नर बीच पे आके। तो वो क्यों शाइन करता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होते हैं डायनोफ्लेजेलेट जो कि उसको कलर इंपार्ट करते हैं। तो डायनोफ्लेजेलेट्स डिफरेंट कलरफुल पिगमेंट्स कैरी कर सकते हैं अपने अंदर, जैसे कि ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, इट कुड बी रेड। ठीक है, देयर आर डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स विच दे कैन possess. ओके, तो येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ये पिगमेंट्स डायनोफ्लेजेलेट्स के बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया इमेज, कितना सूदिंग लगता है ना इसको देख के, कितना हैप्पी फीलिंग आती है। अच्छा, इसको देख के हैप्पी फीलिंग नहीं आ रही होगी तुमको, यहां तुम्हारी जाने की जरूर इच्छा हुई होगी देखने के लिए, पर यहां इच्छा नहीं हुई होगी, राइट? ऐसा क्यों? ये कलर की साइकोलॉजी है। कलर, ब्लू कलर हमेशा ही पीसफुल फीलिंग देता है, रेड कलर थोड़ा सा एग्रेसिव फीलिंग भी दे सकता है, इसलिए प्रेफरेबली सूदिंग इफेक्ट जब भी हम बोलेंगे तो वी विल नेवर प्रेफर रेड कलर, विल बी प्रेफरिंग ब्लू कलर। ओके, सो भी रेड कलर के ऑर्गेनिजम्स डायनोफ्लेजेलेट्स हो सकते हैं, कलर पिगमेंट रेड भी हो सकता है उसमें। तो कुछ रेड कलर के एग्जांपल्स में गोनियोलॉक्स जो अपन ने अभी देखा ना डायग्राम, वो रेड वाला ही पिगमेंट कैरी करता है, ये गोनियोलॉक्स।
Goniologs will be carrying the red colored pigment. ये मत सोचना कि मैम इनके पास तो सेल्यूलोज की वॉल है तो ये ग्रीन होने चाहिए, नॉट लाइक दैट. सेल्यूलोज कभी ग्रीन कलर इंपार्ट नहीं करता है, क्लोरोफिल इंपार्ट करता है ना. सेल्यूलोज का खुद का क्या कलर होगा, कुछ भी नहीं. ठीक है, आपने कभी भी रुई देखी है कॉटन? कॉटन जो होती है उसके स्ट्रैंड्स 96% सेल्यूलोजिक नेचर के होते हैं, मतलब कि सेल्यूलोज का कलर तो व्हाइट होना चाहिए, है ना. कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, प्लांट सोचते हैं ग्रीन सोच लेते हैं. देखो तो यहाँ पर ये रेड रेड दिख रहा है, इस रेड रेड को हम बोलते हैं रेड टाइड्स. ये रेड टाइड्स समुद्र में जब भी डायनोफ्लेजिलेट्स का नंबर बढ़ जाता है, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि ये बहुत सारे टॉक्सिन्स लिबरेट करते हैं अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में, और इसके कारण से फिशेस को, अदर मेराइन ऑर्गेनिजम्स को बहुत नुकसान पहुंचता है. ठीक है, सो रेड टाइड व्हेनेवर इट इज शोन बाय द डायनोफ्लेजिलेट्स लाइक गोनियोलॉक्स, it will be very dangerous for other aquatic organisms living in the same environment because this is very toxic red tide. ठीक है, this is very toxic red tide. देखो ये देखो अलग अलग कलर पिगमेंट वाले, ब्लू ऐसे दिख रहा है, येलो ऐसे दिखेगा, ये रेड टाइड ऐसे दिखेगा, अलग अलग टाइप के ना. सभी के पास दो दो फ्लेजेला है, एक नहीं है. ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल है फ्लेजेला, ये रहा देखो, और एक फ्लेजेला इनका ट्रांसवर्स है जो कि ऐसे ऐसे करके जा रहा है. ओके, रीडिंग लगाए, एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना और अच्छा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा. एनसीईआरटी देखते हैं. These organisms are mostly marine and photosynthetic. Again, photosynthetic chrysophyte भी थे, photosynthetic dinoflagellates भी हैं. They appear yellow, green, brown, blue, red, depending upon the main pigment present in their cells. The cell wall has a stiff, मतलब कि hard cellulosic plates on the outer surface. ठीक है, most of them have two flagella, one lies longitudinally and the other will be lying transversely in a furrow between the cell wall plates. जो cell wall की जो plates गैप बन गया था ना वहां पर, उस गैप के अंदर वो flagella रन कर रहा था. ठीक है, they very often red dinoflagellates, example goniologs, undergoes such rapid multiplication that they make the sea appear red. Because of that red tide, the organisms will be dying, right? Toxins released by such large number may even kill other marine animals like fishes. ठीक है, तो बच्चों अभी हमारे सामने दो चीजें जो हमने पढ़ी हैं, मुझे नहीं लगता आपको उसमें कोई भी डाउट आया होगा और याद करने में कोई डिफिकल्टी हुई होगी. हम क्लास के एंड पे क्विक रिवीजन भी करेंगे इसका, ताकि मैं जब जब बोलूं और तुम अपने माइंड में सिर्फ इमेजिन करो आंखें बंद करके, तो तुम्हें वो सारी बातें याद आनी चाहिए जो हमने क्लास में भी पढ़ी है. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यूग्लिनॉइड्स. ओके, जस्ट अ सेकेंड. अब हम आते हैं यूग्लिनॉइड्स के ऊपर. यूग्लिना, ठीक है, ग्लिनॉइड. ग्लिनॉइड इज अ कैविटी, राइट. अभी यूग्लिनॉइड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं मोस्टली. इसकी डिटेलिंग समझते हैं. तो यूग्लिनॉइड में एक डायग्राम दिखाते डायरेक्टली तुम लोगों को, ताकि तुम्हारे को उससे फिर बेनिफिट हो सके और तुम जब थ्योरी पढ़ो एनसीईआरटी की तो बहुत सिंपल हो जाए. तो ये डायग्राम देखा, ये कैसे डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम के अंदर ये ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, यूग्लिनॉइड प्रेजेंट है, एक सिंगल यूग्लिनॉइड प्रेजेंट है. हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि एक यूकैरियोटिक सेल है, इसके पास में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, इसके पास में न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी अपैरेटस है, इसके पास में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी है, लाइसोम, आरईआर, एसईआर, सब कुछ तो है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है. और क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक नेचर का भी होता है, इसलिए इसके पास में क्लोरोप्लास्ट भी है. ये रहा, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप का. इसके अलावा इसके पास में दो फ्लेजेलास प्रेजेंट हैं. आपको लगेगा मैम इसमें तो एक ही फ्लेजेला नजर आ रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. ये दो फ्लेजेलास पजेस करते हैं. एक छोटा फ्लेजेला होता है इनके पास में और एक थोड़ा सा बड़ा फ्लेजेला. ये बड़ा फ्लेजेला आपको नजर आ रहा है और एक छोटा सा फ्लेजेला भी है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा है, मैंने यहाँ बना दिया, ये रहा. ठीक है, तो दे विल बी शोइंग द प्रेजेंस ऑफ टू फ्लेजेलास. इनकी सेल वॉल जो होती है
वो बेसिकली सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती। इंस्टेड ये ऑर्गेनिजम्स काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, और सेल्यूलोज की होती तो ये बहुत टफ हो जाती, स्टिफ हो जाती, डाइनोफ्लेजेलेट्स की जैसी हो जाती है, पर ये ऐसे नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी होती है इनकी, क्योंकि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो सेल वॉल प्रेजेंट है, वो सेल वॉल एक ऐसे टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है जो कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और उस लेयर को हम लोग बोलते हैं पेलिकल लेयर। ठीक है, तो पेलिकल नाम के इनके पास में एक लेयर होती है जो कि बहुत ही फ्रीडम ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करवा रही है इनको। देखो कहाँ आ गए अपन, यहाँ पे इसमें देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, किसकी बात हो रही है, यूग्लिना की है ना। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, मतलब रुके हुए पानी में ज्यादातर यूग्लिनॉइड्स पाए जाते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं, क्राइजोफाइट्स फ्रेश वाटर और मैराइन थे, डाइनोफ्लेजेलेट्स मोस्टली मैराइन थे, यूग्लिनॉइड्स मोस्टली फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर वगैरह में कम मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल, इनके पास में सेल वॉल एग्जैक्टली सेल वॉल नहीं है, क्योंकि सेल वॉल हम टर्म तब इस्तेमाल करते प्रोटेक्टिव नेचर की होती, स्टिफ होती, रिजिड होती, ऐसे कुछ भी नहीं है, तो हम बोलेंगे इनके पास में सेल वॉल की जगह पर एक लेयर है जिसका नाम है पेलिकल। ठीक है, विच इज अ प्रोटीन रिच लेयर विच इज कॉल्ड एज पेलिकल, which makes their body flexible. They have two flagella, one is a short one is a long one, though they are photosynthetic in the presence of sunlight. अभी अक्सर तो सनलाइट की जब प्रेजेंस होती है तभी अपना खाना खुद बना लेते हैं, इनके पास में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इसलिए। लेकिन जब इनके पास में सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है तब ये सर्वाइवल के लिए दूसरे अडेप्टेशंस न्यूट्रिशन के फॉलो करते हैं, और ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्विच करके कुछ और कर लेते हैं, मतलब कि फ्रॉम ऑटोट्रॉफिक ये हेटेरोट्रॉफिक बन जाते हैं अगर सनलाइट नहीं मिलती इनको तो। ठीक है, सो व्हेन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट नहीं है जब, दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। यूग्लिनॉइड्स जो है वो भी प्रेडेशन करना जानते हैं अमीबा की तरह, लेकिन प्राइमरली ये क्या कोशिश करेंगे, सनलाइट मिले तो खाना बना लो, नहीं मिले तो प्रेडेशन पे शिफ्ट हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स, अभी बात होती है कि यूग्लिना इन सब में से ऐसा है जो कि प्लांट्स के साथ में बहुत ज्यादा मैच शो करता है पिगमेंट वाइज, क्योंकि प्लांट्स के पास में होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, वैसे इनके पास में भी प्लांट हायर प्लांट्स के जैसे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए जैसा इनके पास में प्रेजेंट होता है। So interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in the higher plants. Example is euglena. Euglena is having flagella in it. Okay? समझ आया इतना? कोई डिफिकल्टी तो नहीं? अगले पे आ जाओ। अगला है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड फंगस की तरह नजर आ रही है क्लियरली, सब जगह पे फैली हुई सी। ठीक है, ये स्लाइम मोल्ड अक्सर ही जंगलों में पाई जाती है, जो बड़े बड़े जंगल होते हैं जहां पर नीचे इतने पत्ते गिर जाते हैं इतने सारे पेड़ों के, वो पत्ते जो हैं उनको भी डिटेरियोरेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। राइट, ओके, लाइट खराब हो गई शायद, एक सेकेंड रुकिए। It could be a possibility that I may appear dull. एक बार और ट्राई करती हूँ लाइट चलाने के लिए। It's short. Anyways, am I visible now? ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे थे कि ये फंगस की तरफ फैलती, मैंने कहा ये बड़े बड़े जंगलों में बड़े बड़े जहां पर पेड़ प्रेजेंट होते हैं, जहां पे पत्तियां गिरती रहती हैं वहां पर ज्यादा मात्रा में दिखती है, क्योंकि ये बेसिकली सैप्रोफाइटिक टाइप की है। सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग लीव्स से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल फंगस की तरह, एग्जैक्टली फंगस की तरह बिहेवियर हो गया ये वाला। अच्छा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करके ग्रो करते जाओ, ग्रो करते जाओ, ग्रो करते जाओ, ग्रो करते जाओ,
तो कितना ग्रो कर जा रही है, बहुत ज्यादा ग्रो कर गया। जैसे आपने फंगस में सुना हो तो उनके पास माइसीलियम होता है, हाइफे होते हैं, है ना, स्प्रेड होते जाते वैसे इनके पास में भी आपको क्या दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्प्रेड होके फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज ये तब परफॉर्म करेंगे जब इनके पास में फेवरेबल कंडीशन हो। कैसी कंडीशन हो इनके पास में? फेवरेबल कंडीशन हो। फेवरेबल कंडीशन का मतलब इनके पास में पर्याप्त मात्रा में जो भी चीजें इन्हें डिवाइड करने के लिए चाहिए, जैसे कि वी कैन से सो मेनी डेड एंड डिकेइंग लीव्स जिनके ऊपर नरिशमेंट ऑब्टेन कर पा रहे हैं, ऑप्टिमाइज टेम्परेचर, ऑप्टिमाइज मॉइस्चर कंटेंट, ये सारी चीजें अगर इनके पास है प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में, तो ये फेवरेबल कंडीशन मान के ग्रो करते जाएंगे। जैसे ही इनका अनफेवरेबल कंडीशन आया, इनको जो ह्यूमिडिटी चाहिए वैसी नहीं है, जो मॉइस्चर चाहिए वैसा नहीं है बाय एनी चांस, तब उस समय पर फिर ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं ऐसे करके। ये फ्रूटिंग बॉडीज बिल्कुल फंगस की तरह वापस से, इसीलिए हम बोल रहे थे ना कि डाइवर्सिफाइड किंगडम है, काफी मैच करता है प्लांट्स के साथ में, फंगस के साथ में और एनिमेलिया के साथ में। अभी हमने प्लांट्स के साथ में कनेक्शंस ऑलरेडी देखे, अब हम फंगस के साथ में कनेक्शन देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो फ्रूटिंग बॉडीज बन रहे हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं, इनसे इनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरे हुए हैं बच्चों, बहुत सारे स्पोर्स भरे हुए हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर्स लिबरेट होके आसपास की कॉलोनीज में लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है, एयर करंट्स की मदद से ये लिबरेट हो जाएंगे। सो दी स्पोर्स डिस्पर्स बाय एयर करंट, हवा के साथ, है ना। अच्छा, ये स्पोर्स कैसे होते हैं? दे आर हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स। स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट क्योंकि इनके पास जो वॉल प्रेजेंट होती है वो बहुत रेजिस्टेंट होती है, इनको सालों साल जिंदा रहने में मदद करती है। मतलब स्पोर्स वाइबल होते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे लंबे टाइम तक ये स्पोर्स वाइबल हैं। और ये जो स्पोर्स हैं, इन स्पोर्स के कारण से इनकी वाइबिलिटी लॉन्ग टाइम तक रहती है और लॉन्ग टाइम तक ये सस्टेन कर सकते हैं। जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वैसे ही ये प्रोलिफरेट कर जाएंगे, ठीक है। चलो, बहुत सिंपल था। तो स्लाइम मोल्ड बोलते हैं इसे, स्लाइम मोल्ड। बच्चों, मोल्ड वर्ड का मतलब ही क्या होता है? फंगस टाइप, ठीक है। और स्लाइम मतलब कि चिकना, चिकना चिकना सा है ये, आप इसको हाथ लगाएंगे इट विल नॉट बी वेरी रफ, इट विल बी वेरी स्मूथ, स्लाइमी, चिकनी चिकनी, ठीक है, चिकनी चिकनी फंगस सब जगह पर फैल चुकी है, ऐसे दिख रही है। फंगस नहीं है पर ये, हाँ याद रखिएगा, ये कॉलोनियल फिलामेंटस प्रोटिस्टा है ना, ये सिंगल सेल्ड है। Slime molds are saprophytic protist. The body moves along decaying twigs and leaves, engulfing organic material. Under suitable conditions, they form aggregation called as plasmodium. जैसे कि हम माइसीलियम बोलते हैं फंगस में, वैसे हमें इसके हाइफल कॉलोनीज को बोलना है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम नहीं है ये, ठीक है। मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम जो है वो अलग है और ये अलग है, ओके। बहुत क्लियर रही है इसके साथ में। विच में ग्रो स्प्रेड ओवर सेवरल फीट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज which will bear spores at their tips. The spores possess true walls, that means they are very resistant. They are extremely resistant and survive for many years even under adverse conditions. The spores are dispersed by the air currents. Okay? Is it understood बच्चों? क्या इतना समझ आ गया है सभी लोगों को? है ना? चलो, तो हमारे पास लास्ट आता है प्रोटिस्टा का प्रोटोजोन पोर्शन। प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा क्राइजोफाइट्स, हमने पढ़ा डायनोफ्लेजिलेट्स, हमने पढ़ा यूग्लिनोइड्स, हमने पढ़ा स्लाइम मोल्ड। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटो मतलब कि प्रिमिटिव, जोआ मतलब कि आने वाली। देखो, क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लेजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स प्लांट के साथ में लिंक बना रहे थे प्रोटिस्टा का। स्लाइम मोल्ड फंगस के साथ में लिंक बना रहे, और प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्टा का प्रोटोजोन्स पोर्शन एनिमल्स के साथ में लिंक बना रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोजोन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो प्रोटोजोन्स के बारे में हम लोगों को
क्या देखना चाहिए? सबसे पहले तो अपन इसके बारे में कुछ बेसिक समझते हैं। प्रोटोजोन्स, नाम से ही मालूम पड़ रहा है एनिमल लाइक है। एनिमल कभी खुद अपना खाना बनाता है क्या? नेवर। एनिमल्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट on other organism to obtain the nutrition. They are always going to be heterotrophic in nature. ठीक है, तो ये प्रोटोजोन्स हमेशा हेटेरोट्रॉफिक टाइप के होंगे, है ना। अच्छा, ये प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉफिक है और इसमें अलग अलग टाइप के प्रोटोजोन्स प्रेजेंट है। किसी के पास में फ्लेजिला प्रेजेंट है, किसी के पास में सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। कोई स्पोर्स बना रहा है, कोई स्यूडोपोडिया बना रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं प्रोटोजोन्स भी। डायग्रामेटिकली देखिए, सबसे पहले हमारे पास में आता है हमारा अमीबा, जिसको बचपन से आप लोग नाम जानते हैं, इसकी एक्टिविटी भी जानता है। ये अमीबा है, डायग्राम, ठीक है। अमीबा के पास में प्रेजेंट होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वगैरह सब कुछ उसके पास में होगा। अब अमीबा है, इसके पास में कोई फूड सोर्स आया, तो ये फूड सोर्स के आसपास में क्या कर रहे हैं? स्यूडोपोडियाज एक्सटेंड कर रहा है, फॉल्स फीट बना रहे हैं। ये कैसे बना पा रहा है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के कारण। अंदर अंदर ये साइटोप्लाज्म को ऐसे 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 मूव करते 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 कॉर्नर तक लेके आता है, फिर कॉर्नर कॉर्नर पे मूव करवाता है, कॉर्नर कॉर्नर मूव, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड होती जाती है, बाहर बाहर निकल रही, बाहर बाहर निकल रही, बाहर बाहर निकल रही, और निकल रही और निकल रही, ज्वाइन हो गई। ज्वाइन हो गई तब क्या होगा? ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। तब ये जो है ये पूरा का पूरा इसमें क्लोज हो गया, तो ये ट्रैप होके अंदर आ गया, पूरा वेसिकल ट्रैप होके अंदर आ गया, ये फूड वैक्यूल बन गया। तो ऐसे करके ये एनगल्फ करना जानते हैं फूड पार्टिकल्स को। ओके, ठीक है। सो दिस इज अमीबा। अमीबा विल बी शोइंग द प्रेजेंस ऑफ फॉल्स फीट्स, ठीक है। अच्छा, प्रोटोजोन्स मेंबर्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमने देखा अभी तक सारे जो कहाँ कहाँ पाए जा रहे थे। सो वी ऑल आर अवेयर अबाउट स्लाइम मोल्ड के बारे में बोलूँ तो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, पर मेनली टेरेस्ट्रियल फॉर्म ज्यादा होते हैं स्लाइम मोल्ड के। वैसे प्रोटोजोन्स कहाँ पर पाए जाते हैं अगर हम ये बोलें तो प्रोटोजोन्स जो है वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, सब टाइप के प्रोटोजोन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ तुम इस पे, मेराइन भी होता है, तो ऐसे ये मेराइन फॉर्म है, ये वाला है ना, इस मेराइन फॉर्म का, ओके, इस मेराइन फॉर्म का नाम बताती हूँ, उसका नाम होता है रेडियोलेरिया। सही डायग्राम है कि नहीं चेक कर रही थी मैं, डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए अदरवाइज। ये रेडियोलेरिया है। रेडियोलेरिया, कौन सा लेरिया? रेडियो ये रेडियोलेरिया ऑर्गेनिज्म है, और रेडियोलेरिया जो है इसके पास में मेराइन फॉर्म का प्रोटोजोन है, ठीक है, अमीबॉइड वाला। और मेराइन प्रोटोजोन होने के साथ साथ में इसके पास में सिलिका की सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रोटोजोन्स के पास में भी सिलिका की सेल वॉल हो सकती है क्या, तो इसका आंसर यस है, पर मेराइन प्रोटोजोन्स ओनली। कोई पूछेगा पूरे के पूरे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर किसके पास में सिलिका की सेल वॉल होती है, तो हमें सबसे पहले आंसर करना है डायटम्स एंड डेस्मिड्स, मतलब कि क्राइजोफाइट। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा भी दे रखा है कि मेराइन अमीबॉइड प्रोटोजोन, तो हमें यस आंसर करना पड़ेगा, बिकॉज सम ऑफ द फॉर्म्स विल बी शोइंग द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिका। एग्जांपल कुड बी रेडियोलेरिया, ओके, ठीक है। चलो इस पे आ जाओ, ये डायग्राम देखो कैसे दिख रहा है। ये एक पैरासाइट है, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमियासिस डिजीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं इसे हम। आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल है, लेकिन इसमें फ्लेजिला प्रेजेंट है, ये ना, है फ्लेजिलेटेड हो गया ये प्रोटिस्टा, ठीक है। ये प्रोटिस्टा कैसा हो गया है? फ्लेजिलेटेड, डिजीज कॉजिंग पैथोजेनिक इन नेचर, ओके, ट्रिपैनोसोमा। ये कैसा दिख रहा है? ये अमीबा है, इसके पास क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे माइन्यूट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑल ओवर द सरफेस व्हिच इज कॉल्ड एज सीलिया। तो ऑल ओवर द सरफेस विल बी शोइंग द प्रेजेंस ऑफ सीलिया। तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्रेजेंट है। देखो ये वाला, इसमें क्या है? ये स्पोर फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो स्पोर्स, तो बहुत सारे टाइप के एग्जांपल्स दिख रहे हैं, तो हम वन बाय वन अब पढ़ेंगे इसको एनसीईआरटी बेस्ड तरीके से। देखो, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफिक, ये तो हमें मालूम है, एंड दे आर वर्किंग लाइक एंड live as predator or parasite, live as predator और parasite, या तो वो प्रेडेट करना जानते हैं या वो पैरासाइट होना जानता है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है।
सम फॉर्म्स कैन बी फ्री लिविंग ऑल्सो, जैसे इन्होंने नहीं लिखा यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि अमीबा एक फ्री लिविंग फॉर्म है, हालांकि वो प्रेडेट करना जानता है ना, तो पैरासाइट नहीं है पर फ्री लिविंग तो है, और फ्री लिविंग प्रेडेशन करना जानता है। तो खाना खाने के दो ही तरीके हैं, अटैक करके खाएंगे या किसी की बॉडी के अंदर चले जाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड होके खाएंगे। हेटेरोट्रॉफिक है, खुद तो नहीं बना सकते, ठीक है। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स, 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, अमीबा टाइप का इरेगुलर बॉडी डिजाइन है जो कि स्यूडोपोडियाज एक्सटेंड करके फूड को कैप्चर करना जानता है, वो है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। These organisms lives in fresh water, sea water or moist soil. They move and capture their prey by putting out pseudopodia या false feet as an amoeba. Marine forms have silica shells on the surface. Example देखा अपन ने? Marine form कौन था? Radiolaria. ठीक है। और कुछ फॉर्म्स इसके पैरासाइटिक भी हैं, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा, एंट मतलब इंटेस्टाइन में, हिस्टोलाइटिका टिश्यूज को डैमेज करते हैं। इंटेस्टाइनल अमीबा इसका पूरा नाम होता है हिस्टोलाइटिका, टिश्यूज को डैमेज करता है, हमारे इंटेस्टाइन में आ जाता है तो हमारे टिश्यूज को डैमेज करता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इंटेस्टाइनल डैमेज कॉज करता है, पैरासाइट होता है, लूज मोशंस, डिजेंट्री कॉज कर देता है और डायरिया कॉज कर देता है, ब्लड भी आ जाता है फीकल मैटर के साथ साथ में। ये इतना डेंजरस पैरासाइट है, ठीक है। ओके, तो अमीबॉइड प्रोटोजोन समझ में आया कैसे होते हैं? इरेगुलर शेप्ड होते हैं, फॉल्स फीट्स एक्सटेंड करके फूड कैप्चर करना जानते हैं। मोस्टली मेराइन, मोस्टली डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, फ्रेश वाटर भी है, मेराइन भी है और लैंड पे भी रहते हैं। जो मेराइन फॉर्म है अमीबॉइड प्रोटोजोन का, उसके पास में सेल वॉल में सिलिका की प्रेजेंस देखने को मिलती है। इसके पैरासिटिक फॉर्म के नाम में एक एग्जाम्पल हमने देखा है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, और फ्री लिविंग प्रेडेटर फॉर्म जो है वो है अमीबा। ओके डन। चलो अब आते हैं फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोअन के ऊपर। फ्लेजिला वाला ट्रिपैनोसोमा अपन ने देखा ना, ठीक है, वो फ्लेजिला वाला प्रोटोजोअन था। The members of this group are either free living और parasitic। या तो ये फ्रीली लिविंग होते हैं, मतलब कि अपने आराम से रह रहे हैं, प्रेडेशन करके खा रहे हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। इनके पास फ्लेजिला होता है, बस इनकी एक खास बात है, पैरासिटिक फॉर्म्स डिजीज कॉज करते हैं जैसे कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नाम है इसका पूरा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है, पूरा नाम इसका ये कॉज करता है डिजीज स्लीपिंग सिकनेस, जैसे हम बोलते हैं ट्रिपैनोसोमियासिस। डिजीज चैप्टर में पढ़ाती हूँ क्लास 12 में ये वाला पोर्शन, ट्रिपैनोसोमियासिस स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ब्लड में रहता है ये पैरासाइट, आरबीसी के अंदर जाके रिप्रोड्यूस करना जानता है। अच्छा अब आते हैं हम सीलिया वाले प्रोटोजोन्स पे। सीलिया वाला प्रोटोजोन का एग्जांपल देख के डायग्रामेटिकली समझेंगे, ज्यादा इजी होगा। देखो ये है हमारा सीलिया वाला प्रोटोजोन। अब ये कहाँ रहता है? ये रहता है फ्रेश वाटर में। मान लो ये फ्रेश वाटर में है, अब इसको खाना है, सिर्फ इसको मुंह तो है नहीं, लेकिन इसके पास में प्रेजेंट है गलेट। ये गलेट जो है ये इसका ओरल अपर्चर, मतलब मुंह जैसा ही है। जैसे हमारे पास में बक्कल कैविटी है खाना खाने के लिए, वैसे इसके पास में माउथ के फॉर्म में गलेट है और यहां से फूड अंदर जा रहा है, ठीक है। अब फूड कौन सा अंदर जा रहा है? तो जो इसका ये पूरा का पूरा सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कहीं पर भी कोई फूड पार्टिकल आके अगर अटक गया तो वो फूड पार्टिकल सीली रिएक्शन से धीरे 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 ऐसे मूव करते 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 पूरी बॉडी में मूव करते करते फाइनली गलेट तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर था मान लो, तो यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर पार्टिकल यहाँ आया, फिर ये पार्टिकल यहाँ आया, फिर ये पार्टिकल यहाँ आया और फिर ये पार्टिकल यहाँ आया। जैसे ही यहाँ आएगा वैसे आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, एंडोसाइटोसिस से इसका फूड वैक्यूल बना के अंदर ले लेगा। इस फूड वैक्यूल के ऊपर एंजाइमेटिक एक्शन करेगा और इस फूड को डाइजेस्ट करेगा। ऐसे करके खाना खाता है, ठीक है। तो ये सीलिया इनको मदद करता है फूड कैप्चर करने में, ठीक है। सीलिया एक्शन के कारण खाना खाते हैं, इनके पास माउथ लाइक गलेट प्रेजेंट होता है जो कि फूड को अंदर लेने में हेल्प करता है। सो दीज आर एक्वेटिक actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia। कई cilia इनके पास में बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट है। They have a cavity gullet that opens to the outside of the cell surface
the coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be stored in the gullet. Example paramecium. ठीक है बच्चों, गलेट ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में गलेट ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं, जैसे कि ग्लॉटिस ट्रेकिया की ओपनिंग को बोलते हैं, गलेट ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं। इनके अंदर गलेट क्या है? इनकी बॉडी के बाहर ओपनिंग जिसकी मदद से खाना अंदर आ रहा है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गोइंग टू बी स्पोरोजोअन्स। इसमें तुम्हारा एग्जांपल आता है डिजीज कॉजिंग प्लाज्मोडियम, और वो जो स्लाइम मोल्ड वाला प्लाज्मोडियम था वो अलग चीज था, और ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया कॉजिंग एजेंट प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लाज्मोडियम्स हो सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है, या प्लाज्मोडियम मलेरिये। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे टाइप के प्लाज्मोडियम, सबके सब मलेरिया कॉज करते हैं। ऑल ऑफ देम विल बी कॉजिंग मलेरिया ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। मलेरिया भी अलग अलग तरीके का होता है। ये एक ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, इसने ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्ट हुआ, मतलब मस्कीटो के थ्रू ह्यूमन के ब्लड में आता है। जब ह्यूमन के ब्लड में आता है तो जाकर हमारे लिवर के सेल्स में और हमारे आरबीसीज में ये मल्टीपल फिजन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कैसे परफॉर्म होता है मल्टीपल फिजन? ये आप लोगों को रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में पढ़ाते हैं क्लास 12 में, लेकिन आजकल वो चैप्टर हटा दिया गया है क्लास 12 में। ये है प्लाज्मोडियम मान लो, तो ये जैसे ह्यूमन के ब्लड में आएगा वैसे ही क्या करेगा, इट विल फर्स्टली डिवाइड इट्स न्यूक्लियस इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स, इसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। फिर हर न्यूक्लियर फ्रेगमेंट के आसपास में थोड़ा साइटोप्लाज्मिक गैदरिंग करते हैं, ताकि वो हर न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट के आसपास में इतना साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर ले कि वो एक सेल जैसा कुछ बन जाए। ये इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। फिर क्या होता है, इससे लिबरेशन हो जाता है इन सब स्ट्रक्चर्स का, और ये हर एक स्ट्रक्चर एक सिंगल सेल की तरह फंक्शन करता है, प्लाज्मोडियम बन जाता है ऐसा। ये है मल्टीपल फिजन। तो ये प्लाज्मोडियम जो है हमारी बॉडी में आता है लार्वल फॉर्म में, और आने के बाद में हमारे लिवर के सेल्स हमारे आरबीसीज में मल्टीपल फिजन परफॉर्म करके और मल्टीपल डॉटर सेल्स रिलीज करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये मल्टीपल स्पोर्स बनाते हैं इसलिए हम इनको स्पोरोजोअन कैटेगरी में रखते हैं, स्पोरोजोअन्स। ओके, so this includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium malarial parasite, which causes malaria, a disease which has staggering effect on human population. ठीक है, so this is all about the biological classification में kingdom protista. अब हमारा kingdom fungi बाकी रहता है, तो हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे kingdom plantae, kingdom animalia, chapter 3 and 4. Okay, so by this class I am ending kingdom protista. In the next class, we'll be studying kingdom fungi. Stay tuned for more such lectures and more informative videos over your syllabus. Out of your syllabus also, I'm covering some of the shorts, जो कि बहुत informative है and biology related है. Thank you so much.